नमस्कार साथियों, मंत्र ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मंत्र ट्यूटोरियल आपके लिए जो YouTube के माध्यम से MCQ सीरीज लेकर आ रही थी, उसी कड़ी में आज हम छत्तीसगढ़ के जनजाति से संबंधित MCQ को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़े जो जनजातियों का जो समूह बनाया गया था, जिसको हम PVTG के रूप में जानते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत कौन से जनजातियों को शामिल किया गया, उसको आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, आपके सामने में कौन कौन सी बिंदु दी गई है। पहला बिंदु दिया गया क्या है, अबुझमाड़िया। दूसरा दिया क्या है, गौड़ दिया गया है। तीसरा दिया गया संथाल और चौथा दिया गया है कमार। ठीक है, तो ये जो बात की जा रही है ना, ये PVTG के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में जो विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है, उसी के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ में जो चारों जो दिया गया है, इनमें से कौन कौन सी शामिल है कह के। तो हम सब जानते हैं कि उसको किस रूप में हम लोग याद किए हैं, A-B-2 K2 के रूप में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो A का मतलब है अबुझमाड़िया, तो यहाँ से हमको स्पष्ट रूप से दिख गया क्या, अबुझमाड़िया दिख गया। यहाँ B का मतलब दो है, एक है बैगा और बिरहोर, तो यहाँ पे बैगा और बिरहोर दोनों नहीं दिया गया है। तीसरा क्या है, कमार और कोरवा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक K का मतलब एक कमार दिख रहा है, बाकी ये दो हैं, ये आपके दोनों नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए आपके, अबुझमाड़िया और कमार। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, J और M होगा। कहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन D में है, J और M। ठीक है, कौन सा सही उत्तर होगा, J और M। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, उसको याद करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार के कुछ कुछ हल्के फुल्के जो ट्रिक्स होते हैं उसका इस्तेमाल करना है आपको। A-B-2 K2 करके आप उसको याद करके रख सकते हैं। ठीक है, A का मतलब आपका सीधा अबुझमाड़िया, B2 का मतलब यहाँ पे दो B है, B1 और B2। ठीक है, वैसे यहाँ पे K1 और K2। ठीक है, पकड़ पा रहे हैं, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरवा और ये आपका अबुझमाड़िया। ये 5 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं और पांचों के नाम आपके सामने हैं। अब इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन D, J और M होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये भी क्वेश्चन है कि मादरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और अभी भी हर लगभग परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार हम लोग को देखने को मिलता है। सरल है, उसके बाद भी बार बार पूछता है और हम लोग बार बार गलत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे कि ताकि वो बार बार हमारे आंखों के सामने से गुजरे तो वो गलती ना हो। ठीक है, क्या है, मादरी नृत्य पूछा गया है कौन से जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो बैगा नृत्य तो नहीं, बैगा लोग नहीं करते हैं। ठीक है, बैगा को हम जानते हैं कि कभी पदसाई करके नृत्य करती है, कह के, है ना। कमार ये नहीं करती है। अगला क्या है, मुड़िया और उराव, तो ये उराव भी नहीं करती। कौन सी करती है, हमारी छत्तीसगढ़ की जो मुड़िया जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में आपकी मादरी नृत्य करती है। ठीक है, तो मुड़िया जनजाति जो जो नृत्य करती है उसको सब आप लोग ध्यान रखे होंगे। ए पुरुष जा गेहूं कमा करके आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। एबाल तो नृत्य है, पूछ कोलांग नृत्य है, जारंग है, गेड़ी नृत्य है, फुल्की पाटा है, माओ पाटा है। ये सब जो नृत्य करती है वो कौन सी जनजाति करती है, आपका मुड़िया जनजाति करती है। तो हमको सिर्फ पूछा गया क्या, मादरी नृत्य कौन सी जनजाति करती है। आपका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन B जो है सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखें। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति लौह शिल्प कला से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है जो लोहे से संबंधित कार्य करती है। तो आप सब लोग पढ़े होंगे कि कौन सी जनजाति है, ये आपकी अगरिया जनजाति है। ठीक है, अगरिया जनजाति जो है लौह शिल्प कला से संबंधित छत्तीसगढ़ की प्रमुख रूप से जनजाति है। कौन सी है, सही उत्तर है आपका अगरिया जनजाति। तो और बाकी लोग कौन कौन सी जनजाति है, कौन कौन से कार्य करते हैं। तो बैगा को हम किस रूप में जानते हैं, बैगा जनजाति को छत्तीसगढ़ में जो है पारंपरिक वैद्य के रूप में जानते हैं। कमार लोग के कौन सा कार्य करते हैं, कमार लोग जो है आपके कौन से प्रकार के कार्य करते हैं, इन लोग बांस से संबंधित शिल्प कला में दक्ष है, बांस शिल्प कला में। ठीक है, बैगा लोग क्या है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वैद्य है। ठीक है, और आपके कमार जो होते हैं ये सैन्य कार्य करते हैं। कौन से कार्य, सैन्य कार्य के लिए जानते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में आपको उत्तर कौन सा होगा, आग से संबंधित या लौह शिल्पकला का कार्य छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति करती है। तो सही उत्तर है आपका अगरिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में लौह शिल्पकला से संबंधित कार्य
करती है। इसी संदर्भ में अभी हाल ही में कोई पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि लोहासुर कौन से जनजाति के प्रमुख देवता है कह के, ठीक है। तो अगरिया जनजाति से आपको भी याद रखना है कि लोहासुर कौन से जनजाति के देवता है, तो आपके अगरिया जनजाति के देवता का नाम क्या है, लोहासुर है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बस्तर पंडुम शब्द का अर्थ क्या होता है। कौन सा क्वेश्चन है, बस्तर पंडुम शब्द का क्या अर्थ होता है। तो आप देखिए बस्तर तो शब्द जुड़ा हुआ है, पंडुम का एक्शन में जो अर्थ होता है उसका क्या अर्थ होता है, पंडुम का अर्थ होता है उत्सव, ठीक है। तो बस्तर और पंडुम शब्द उसमें जोड़ दे तो ये पंडुम का क्या अर्थ होता है, इस पंडुम का अर्थ होता है उत्सव। कौन सा होता है, उत्सव। तो बस बस्तर में उत्सव जोड़ देना है, फिर आपका आंसर आ गया। क्या है देखिए, एक बस्तर खान दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया है, बस्तर का संगीत, तीसरा दिया हुआ है बस्तर की कला, और चौथा दिया हुआ है बस्तर का उत्सव। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बस्तर पंडुम का अर्थ होता है बस्तर का उत्सव, ठीक है, याद रहेगा। बस्तर पंडुम का क्या अर्थ आता है, बस्तर पंडुम का उत्सव। अब पंडुम के साथ कोई भी शब्द जोड़ दिया जाए उसका अर्थ उत्सव ही निकलेगा, ठीक है, ठीक है। कोरे पंडुम निकले, मराड़ पंडुम निकले, आपका जो मेंढक लोग करते हैं वाला पंडुम निकले, तो कोई भी पंडुम का अर्थ होता है मुख्य रूप से उत्सव मनाना या उत्सव, ठीक है। बस्तर से जुड़ा होता है बस्तर पंडुम। ओके, आगे बढ़े। ये देखिए छत्तीसगढ़ के मुंडा भाषा परिवार में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है बोला है, ठीक है। किस भाषा परिवार में, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से जो आपकी मुंडा भाषा परिवार है, भाषा वर्गीकरण के आधार पर हम जब देखते हैं तो उसमें आपका कौन से जनजाति शामिल नहीं है, तो उसमें आपके जो है ये देखिए इधर से हम जब काटते जाते हैं तो इसको भी एक डिकोड के रूप में हम लोग इसको याद करने का प्रयास किए हैं। माझी नहीं है, नगेशिया नहीं है, अब और नहीं आपके कोरवा है। तो मुंडा भाषा परिवार की जनजाति नहीं है, वहाँ पे कौन सी जनजाति आती है, वहाँ पे आपकी उराव जनजाति सामने देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला देखिए, ये आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। पढ़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस अभी हाल ही के एग्जामों में देखने को भी मिला। और इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा उसको भी आप लोग ट्राई करने का प्रयास करना। देखिए क्या है क्वेश्चन, दिए गए कथन एस अर्थात एजर्सन्स अर्थात अभिकथन और कारण आर अर्थात रीजन के लिए सही विकल्प हमको चुनना है, ठीक है। 4 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं और दिए 2 आपके सामने, एक कथन है और दूसरा कारण है। तो कथन और कारण के आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है 4 ऑप्शन में से। देखिए पहला क्या कह रहा है, कथन एस क्या कह रहा है कि भेजी और कोतापल्ली और फतेकेल के जनजाति लोग कुई कहे जाते हैं, क्या बोल रहा है, किसका संदर्भ बोल रहे हैं कि ये जगह का नाम है भेजी, कोतापल्ली और फतेकेल के जनजाति लोग कुई कहे जाते हैं। और कारण में क्या बोल रहे हैं कि कौन जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है। तो अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें, कारण और अभिकथन के आधार पर देखें, तो हमको दोनों ही सही लग रहा है कि हमने इन दोनों के प्रकार की इस टाइप की चीज तो पढ़ा है कह के। तो ऑप्शन लगाने जाए तो देखिए एस सही है पर आर गलत है। तो हमको लग रहा है कि कौन जनजाति की बोली को कुई कहते हैं, हमको 100% हम श्योर हैं, क्या है, हम 100% अपने आंसर के लिए श्योर हैं। कारण एकदम सही है, लेकिन कारण इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता उसको हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया। अगला क्या है, आर सही है पर ए एस गलत है। अब ए एस को गलत है बोल दिया तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि ये ए एस भी हमको सही प्रतीत हो रहा है। अगला देखिए ए एस तथा आर दोनों सही है बोल रहा है, ए एस और आर दोनों सही है। अब हमारा उत्तर आने का प्रयास हो रहा है। उसके आगे क्या बोल रहे हैं, पर आर अर्थात कारण ए एस अर्थात अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 1 मिनट के लिए मानते हैं कि सही व्याख्या कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है। अगला ऑप्शन को देखते हैं, ए एस तथा आर दोनों गलत है बोल रहा है। तो ये तो सरासर गलत हो गया, क्योंकि हमने बोल चुके हैं कि आर 100% सही है। तो 3 विकल्प आपके ऐसे ही कट गए। तो लास्ट में बचता है आपका क्या, लास्ट में आपका बचता है ए एस अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ए एस और आर दोनों सही हैं तथा आर ए एस की सही व्याख्या नहीं करता है। अगर आप देखेंगे भी तो ये वाला वाक्य को जब आप पढ़ेंगे और नीचे वाले वाक्य को पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि एग्जैक्ट उससे रिलेटेड बात नहीं हो रही है। इसमें सीधा सीधा बताया जा रहा है कि कौन जनजाति की बोली को कुई कहा जाता है, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ पे कौन सी जनजाति के बारे में
बात नहीं हो रही है। ठीक है, इस आधार पर लिया गया है क्या कि ASR जो है AS की सही व्याख्या नहीं करता है कह के। सही है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के द्वारा मेघनाथ खम्भ का निर्माण किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति है जिसके द्वारा मेघनाथ खम्भ का निर्माण किया जाता है? तो ये आपका कोरकू जनजाति जो है, ये जो है आपके मेघनाथ खम्भ का निर्माण करती है। कौन सी जनजाति करती है? आपकी कोरकू जनजाति जो है मेघनाथ खम्भ का निर्माण करती है। ठीक है, अगला देखें। किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में देखने को मिला है हम लोग को। कौन सी जनजाति है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति जो है आपके बैगा जनजाति को कहा जाता है। कौन सी जनजाति? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गोदना प्रिय जो जनजाति है वो कौन सी है? आपकी बैगा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति के रूप में जानी जाती है। ठीक, चलिए आगे देखें। ये देखिए, शिकार देवी के संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? कौन से बोल रहा है? शिकार देवी के संबंध मुख्य रूप से कौन सी जनजाति से है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग भी आंसर पकड़ने का थोड़ा सा प्रयास करें कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, पहला दिया हुआ है कमार, दूसरा दिया हुआ है बैगा, तीसरा दिया गया है उरा और चौथा दिया गया है भतरा। ठीक है, तो शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से कौन सी जनजाति से है? शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से आपके भतरा जनजाति से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा अनुष्ठान है जो मुख्य रूप से शिकार से संबंधित नहीं? किससे? आपके शिकार से संबंधित नहीं है। तो शिकार से संबंधित हमने कई सारे क्या देखे हैं? अनुष्ठान देखे हैं। तो देखिए फाग सेंद्रा ये शिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्या है? बिस्सू सिकोरे, ये बस्तर के संदर्भ हम लोग इसमें पढ़ा है, बस्तर में अबूझमाड़ नारायणपुर क्षेत्रों में ये शब्द आपको देखने को मिलता है। अगला क्या है? जेठ शिकार, तो ये जेठ शिकार भी हमको देखना है, शिकार के रूप में हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है। तो हमारा जो उत्तर होगा, हमारा उत्तर है ऑप्शन डी, माघ शिकार जो है शिकार के अनुष्ठान के रूप में शामिल नहीं होता है। याद रहेगा, माघ शिकार जो है किसके रूप में शामिल नहीं होता है? आपके शिकार संबंधित ये अनुष्ठानों में शामिल नहीं होता है। याद रहेगा ना, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परब नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है परब नृत्य, कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में आपका परब नृत्य आप जब देखेंगे तो हमको मुख्य रूप से देखने को किसका मिलता है? आपके परजा या फिर धुरवा जनजाति में आपको परब नृत्य देखने को मिलता है। कौन सी जनजाति में? परजा या फिर धुरवा जनजाति में हमको क्या देखने को मिलता है? आपका परब नृत्य देखने को या फिर कहने को मिलता है। कौन सी जनजाति में? गोरों के द्वारा कौन सी नृत्य की जाती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और बैगा जनजाति के द्वारा मैं पहले ही बता चुका हूँ, कवि पद सय करके। ठीक है, इनके नृत्य को याद रखना है आपको, कवि पद सय। ठीक है, सय से शैला नृत्य है। ठीक है, और आपका ये कर्मा नृत्य, बिल्मा नृत्य, इस प्रकार से जो 5 जनजाति हैं और डिटेल में पढ़ना है तो आप मंत्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल से या फिर आप मंत्रा ट्यूटोरियल के ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। आपको हर जनजाति को बिल्कुल एकदम डिकोड करके आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 12वें नंबर क्या है? इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है बोला गया है? ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सी जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है? तो अगरिया का हमने पढ़ा है। ठीक है, अगरिया के प्रमुख देवता का नाम लोहासुर भी होता है, बार बार आप लोग को रट रट के याद कर लीजिए। ठीक है, अगला देखिए बैगा है, तो बैगा को अभी हम लोग ये इसमें देख रहे हैं। उसके बाद क्या है? कमार दिया हुआ है, कमार भी हमारी जनजाति में है, छत्तीसगढ़ की विशेष प्रसिद्ध जनजाति है। अगला क्या है? गुर्जर दिया हुआ है, तो ना इसका आंसर जो है सटीक उत्तर जो है इसका गुर्जर होगा। क्या इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है कह के? तो ये सभी जनजातियां जो है ऑप्शन ए, बी और सी छत्तीसगढ़ की जनजाति है, और ऑप्शन डी जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी जो है गुर्जर छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए ये देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका सही उत्तर लगाने का आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः संगीतज्ञ जनजाति को किंकरी वाद्य यंत्र बजाकर लोक कथाएं तथा लोकगीत गाते हैं। इनमें कौन है?
ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जो मुख्य संगीतज्ञ जनजाति जो देखा जाता है, जो लोग किंकरी वाद्य यंत्र बजाकर कथाएं और लोकगीत गाते हैं, उनमें कौन से हैं? तो मुड़िया जनजाति इस प्रकार से संबंधित डायरेक्ट नहीं है, मुंडा भी नहीं है, बिंजवार भी नहीं है। आपका क्या है यहाँ पे जो प्रधान लिखा हुआ है, ये प्रधान जो जनजाति होती है, या फिर इसको कहे तो प्रधान जो जनजाति होती है, वही जो छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से संगीतज्ञ जनजाति के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इसमें एक दो और आते हैं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। इस आधार पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है प्रधान जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में संगीतज्ञ जनजाति के रूप में जानी जाती है। याद रहेगा ना? चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्या क्वेश्चन है। नीचे दी गई सूची में अबुझमाड़िया जनजाति संबंधित है, पहचान करें कि क्या क्या जो है अबुझमाड़िया से संबंधित आपके फैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो है मुख्यतः ये अबुझमाड़िया से संबंधित क्वेश्चन है। अब अबुझमाड़िया से संबंधित कौन कौन सी शब्दावली हो सकती है या कौन कौन से पॉइंट जो है अबुझमाड़िया से संबंधित है, उसको आपको पहचानना है, ठीक है। किससे संबंधित है? तो आपके अबुझमाड़िया से संबंधित कौन कौन सी है। देखिए पेद्दा लिखा है, अर्थात सीधा सीधा ये पेद्दा कृषि की बात कर रहे हैं, जो इनकी स्थानांतरित कृषि है। तो जे तो 100% है, ठीक, एक पॉइंट हो गया। के बोल रहा है कि लोनू, तो लोनू कहीं ना कहीं सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हो रहा। चलिए तो इसमें हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है, कि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। सुनमाई कह के बोल रहा है, सुनमाई को भी समझते हैं कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नहीं है। अगला क्या है? कघई। तो कघई को हमने पढ़ा है किसके संदर्भ में कि अबुझमाड़िया से संबंधित ये होता है कह के। लेकिन जब हम ऑप्शन ढूंढने जाते हैं तो जे और एम का ऑप्शन कहीं भी दिख रहा है, जे केम है, जे केम है। अब जे और एम का एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मतलब इन दोनों में से कोई एक और भी होगा। जब एग्जाम में आप पूछेंगे तो नया क्वेश्चन इस प्रकार दिखेगा, तो उसको बनाने का प्रयास इसी प्रकार से ही आपको करना है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी है। तो अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर को सेट करना पड़ेगा। मेरे को तो आंसर पता है तो मैं टिक लगा के निकल सकता हूँ, लेकिन हमको एग्जाम में इसी प्रकार से आपको डिकोड करके आगे बढ़ना है। मैंने बताया कि पेद्दा और कघई, ठीक है, कघई लिखा हुआ है, ये कघई है, ठीक है। तो ये स्पष्ट रूप से किससे संबंधित है? आपके मुड़िया जनजाति से संबंधित है। तो हमको ऑप्शन में दिख गया है जे और एम। जे और एम इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें जे और एम है, इसमें जे नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका ऑप्शन। इसमें जे नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होता। इसी प्रकार से आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब देखिए स्पष्ट रूप से पता चल गया, जे और के तो था, लेकिन मैं के के लिए, जे और एम तो था लेकिन मैं के लिए कंफर्म नहीं हो पा रहा था, तो वो कंफर्म आपके ऑप्शन से हो जाता है। अगर आप 1 पॉइंट या 2 पॉइंट को पकड़ ले तो आपका सही उत्तर आ जाता है, ठीक है। तो मुड़िया जनजाति, अबुझमाड़िया जनजाति से कौन कौन सा संबंधित है? आपका ये पेद्दा कृषि संबंधित है, और आपका ये लोनू संबंधित है, और ये आपका ये कघई, ठीक है। ये तीनों जो है किससे संबंधित है? आपके अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति के मृत्यु संस्कार को निम्नलिखित चरणों में बताया गया है, जिसे व्यवस्थित करना है आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो आपको सिर्फ व्यवस्थित करना है, देखना है कि मृत्यु के जो संस्कार है कौन सा जनजाति में, आपकी कमार जनजाति में, उसमें उनका क्रम कैसा कैसा होता है, क्या क्या उन लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं दुख के समय में, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो, ठीक है। तो देखने पढ़ने का प्रयास करें। क्या लिखा है? पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को आप समझ गए ना, एक बार और पढ़ दे। छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति के मृत्यु संस्कार को निम्नलिखित चरणों में बताया गया है, जिसे आपको व्यवस्थित करना है क्रम से, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, तीसरे दिन तीज नहावन होता है। तो मृत्यु के तीसरे दिन तो होता है तीज नहावन, लेकिन हमको क्रम से इसको जमाना है, ठीक है, ये तो सही लग रहा है हमको। मृत्यु उपरांत मृतक के शरीर को दफनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किसी की मृत्यु आएगी तो क्या करेंगे? उसको दफनाएंगे। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो किस रूप में आएगा? तो सबसे पहले आपका उत्तर बी आएगा, ठीक है, बी आएगा। उसके बाद देखिए, आर्थिक अनुकूलता के अनुसार 10वें और 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। तो ये मृत्यु भोज हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरता है तो जिनमें 13वीं का प्रचलन रहता है उन लोग 13वीं करते हैं, और जिनमें 10 गात्र का प्रचलन रहता है उन लोग 10 गात्र तक करते हैं, उसके बाद 13वीं नहीं करते हैं। कई लोगों में 13वीं करने का भी प्रचलन होता है, ठीक है। तो ये किसी भी जो शोक से संबंधित होता है उसमें ये अंतिम चरण होता है। तो स्पष्ट रूप से सी जो है आपके लास्ट में आएगा, ठीक है। सी कहाँ पे आएगा?
लास्ट में आएगा। उसके बाद देखिए परिवार के पुरुष सदस्य दाढ़ी मूछ व सिर के बालों का मुंडन कराते हैं। दाढ़ी मूछ और सिर के बालों का मुंडन कराते हैं। अगला क्या है कि घर की सफाई स्वच्छता कर सभी स्थान पर हल्दी पानी छिड़क कर अपने शरीर के भागों में लगाते हैं। क्या मतलब ये पवित्रता के रूप में देखा जाता है। अगर किसी घर में मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं, अंत में वो लोग इस प्रकार के सफाई से संबंधित या उनकी मान्यता है कि इस प्रकार के हल्दी पानी आदि छिड़क कर क्या करते हैं, घर को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। तो आप जमाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले बी और सी आएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि बी और सी सबसे पहले कहाँ पे हमको दिख रहा है, वही आपको उत्तर होगा। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन दिया हो उसमें बी हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? पहला जो ऑप्शन है उसमें बी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये बी है। ठीक है, लेकिन लास्ट में हमको सी नहीं दिख रहा है, सी इसमें है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो बड़ा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है। अगर सबको सटीक अब जमा लेते हैं तो सटीक जमाने के बाद अब आपको उत्तर एकदम सटीक आ जाएगा। सटीक नहीं भी जमा रहा है, अब आपको 1 या 2 पॉइंट बस पता है, उस स्थिति में भी आप बड़े प्रश्नों के उत्तर इजिली दे सकते हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले व्यक्ति की मृत्यु होगी, उसको दफनाया जाएगा, लास्ट में 10वीं या 13वीं का जो प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग जमा लेना है हमको। ठीक है, यही उत्तर हो, मतलब यही प्रश्न हो या कोई और भी प्रश्न हो, ये मैं प्रश्न को हल करने का तरीका बता रहा हूँ कि बड़ा प्रश्न हो या छोटा प्रश्न हो, दोनों को भी हम इसी मेथड से कर सकते हैं। अगर हमको थोड़ा सा भी उसमें डाउट है कि मैं मतलब फंस सकता हूँ कह के, तो फंसना नहीं है आपको, उसको बस थोड़ा सा धैर्यपूर्वक बनाना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन हमारा होगा या तो सामने बी हो और लास्ट में सी हो, वही वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे देखिए बी है लेकिन यहाँ पे ई है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन ऐसे ही कट गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। ठीक है, मृत्यु के तीसरे दिन क्या कर रहे हैं, मृत्यु के तीसरे दिन में क्या कर रहे हैं, तिजनावन कर रहे हैं। जिस दिन तिजनावन होता है आप देखे होंगे परिवारजनों में क्या करते हैं, जिस दिन तिजनावन होता है उस दिन दाढ़ी मूछ वगैरह मुंडन वगैरह करते हैं, उसके बाद गंगा जाने की जो प्रक्रिया होती है वो करते हैं। तो मृत्यु के बाद क्या होगा, तीसरे दिन तिजनावन होगा, उसके बाद क्या होगा, जो आपका ये परिवार के सदस्य दाढ़ी मूछ बनाते हैं वो होगा। तीसरा हो गया डी। उसके बाद ई कह रहा है, ये ई मतलब घर की साफ सफाई तिजनावन के बाद क्या करते हैं, मतलब पवित्र माना जाता है कि तिजनावन हो जाता है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि वो परिवार जो है पवित्र हो गया, इस प्रकार से माना जाता है। तो उसी को बोल रहे हैं कि घर के सफाई स्वच्छता कर सभी स्थान पर हल्दी पानी छिड़क कर अपने शरीर पर के भागों में लगाते हैं। अब लास्ट में आता है आपका सी अर्थात आर्थिक अनुकूलता के आधार पर लोग 10वीं और 13वीं जो प्रोग्राम होता है अंत में मृत्यु से संबंधित वो करते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद क्या किया जाता है, मृत्यु के बाद जो है तिजनावन के कार्यक्रम किया जाता है। तिजनावन में जो है शुद्धिकरण जो प्रक्रिया होती है वो की जाती है, दाढ़ी मूछ वगैरह लोग बनाते हैं और क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या है, घर की स्वच्छता सफाई आदि किया जाता है। स्वच्छता सफाई के बाद आपका ई अर्थात ये ई आ गया, फिर लास्ट में सी अर्थात परिवारजन जो है अपने आर्थिक अनुकूलता के आधार पर 10वीं या फिर जिसको हम दशगात्र कहते हैं या फिर 13वीं जो कार्यक्रम होता है वो करते हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को और देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस बड़े क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है। देख लीजिए क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति के मृत्यु संस्कार को निम्नलिखित चरणों के आधार पर आपको बताना है। कौन कौन से चरण होते हैं मृत्यु संस्कार के। ठीक है, सबसे पहले व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु के तीसरे दिन हम क्या करते हैं, मृत्यु के तीसरे दिन हम करते हैं क्या, तीजनावन। तीजनावन के बाद क्या करते हैं, तीजनावन के बाद जो शुद्धिकरण वाला प्रोग्राम होता है उसी दिन किया जाता है। तो शुद्धिकरण वाला प्रोग्राम जिसमें जो पुरुष सदस्य होते हैं अपने दाढ़ी मूछ वगैरह बनवाते हैं, सिर के बालों का मुंडन कराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम घर की साफ सफाई स्वच्छता पे ध्यान देते हैं और घर को पवित्र करते हैं। ठीक है, उसके बाद अंत में हम क्या करते हैं, अंत में हम लोग जो है आपका जो 10 वाला प्रोग्राम होता है वो, और या फिर कई लोग क्या है 13वीं के रूप में भी उसको करते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी। सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी, फिर ई, फिर सी। याद रहेगा ना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, मलार जनजाति के व्यावसायिक देव का नाम क्या है। मलार जनजाति के आपके जो व्यावसायिक देवता होते हैं उसका आपका क्या नाम है, आपको पकड़ना है। ठीक है, तो मलार जनजाति में लोहा झाड़ करके तो ऐसा कोई देवता होता है क्या मलार जनजाति में। उसके बाद दिया है कि बूढ़ा देव, उसके बाद दिया है सोरा देव और इसे दिया है नरम बाबा। ठीक है,
तो हमने देखा है कि ना बूढ़ा देह होता है, न ही नरम देह होता है, न ही सारा देह होता है, क्या होता है आपका लोहा झाड़ करके होता है। ये लोहा झाड़ के लिए कंफ्यूजन है, कई जगह इसको अलग आंसर के रूप में भी देखने को हमको मिलता है। लोहा झाड़ के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मलार जनजाति के जो मुख्य देवता होता है उसको लोहा झाड़ के रूप में हम लोग जानते हैं। किस रूप में? लोहा झाड़ में। कई सारी किताबों में दूसरा दूसरा आंसर दिया हुआ रहता है, लेकिन आपको याद रखना है किसके लिए? मलार जनजाति के व्यवसायिक देव का नाम क्या है? आपका लोहा झाड़ करके है। याद रहेगा ना? आगे बढ़े, चलिए 1 मिनट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, पढ़ने का प्रयास करें क्या है क्वेश्चन और उसका उत्तर लगाने का भी प्रयास करें, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का है? रामनामी संप्रदाय से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। प्रतीक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक छत्तीसगढ़ के रामनामी संप्रदाय का प्रमुख प्रतीक चिन्ह नहीं है? रामनामी जो संप्रदाय छत्तीसगढ़ में चलती है उनका कौन सा प्रतीक चिन्ह नहीं है कह के पूछा है नहीं है कह के पूछा है। तो देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला क्या है? जैत खाम, ठीक है। उसके बाद है भजन खाम, उसके बाद है मोर मुकुट, उसके बाद है लाल वस्त्र। ये क्वेश्चन ना एक्चुअली विवादित क्वेश्चन है, मतलब अगर ये पेपर में आया भी ना, अब पेपर में आया भी है, उसके बाद भी ये विवादित हुआ है, उसके बाद भी आंसर उसी रूप में लिया गया है जिस रूप में पारंपरिक रूप से आंसर होता है। देखिए कैसे मैं बोल रहा हूँ, इस दोनों के बारे में हमने पढ़ा है कि मोर मुकुट और भजन खाम जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में रामनामी जो संप्रदाय है वहाँ पे प्रचलित है कह के। लेकिन आप देख पाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या लिखा है? जैत खाम करके लिखा है। तो जैत खाम जो है हम छत्तीसगढ़ में किसके रूप में देखते हैं? सतनामी समाज के रूप में हम लोग देखते हैं। सतनामी समाज के लोगों में आपके जैत खाम की सांस्कृतिक परंपरा है ना। तो ये जैत खाम देख के यहाँ पे क्वेश्चन को विवादित कर दिया है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर लिया गया। इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन डी, लाल वस्त्र का संबंध जो है आपके छत्तीसगढ़ में रामनामी संप्रदाय से नहीं है, ठीक है। तो आप उसको इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में जैत खाम पे सांस्कृतिक महत्व पूछे या सांस्कृतिक पहचान पूछे, जैत खाम जो है सतनाम पंथ से संबंधित होता है, ठीक है। तो उस रूप में आपको इसको याद रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है आपका लाल वस्त्र, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के किस समाज से संबंधित थे? शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति समाज से थे कह के पूछा है। शहीद वीर नारायण सिंह का आपको बैकग्राउंड पूछा गया है कि किस जनजाति से आपसे थे कह के। तो आप सब ने पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ में जो वीर नारायण सिंह थे वो आपके बिंझवार जनजाति संबंधित थे। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आगी के करके बुक लिखी गई है किसके ऊपर? वीर नारायण सिंह पर, ठीक है। आगी के नगर करके उसके रचयिता कौन है आप लोग को बताना है, ठीक है। आगी के नगर के रचयिता कौन है कह के। इसका सही उत्तर क्या है? आपका बिंझवार, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति बाढ़ से मापी जाती है या मानी जाती है? कौन सी जनजाति है जिसकी उत्पत्ति हमको किससे देखने को मिलता है? बाढ़ से देखने को मिलता है। तो कौन सी जनजाति है जो अपनी उत्पत्ति जो बाढ़ से मानी जाती है? तो भतरा नहीं है, न ही भैना है, न बैगा है, न ही कंडरा है। कौन सी जनजाति? आपकी धनवार जो जनजाति है वो किस रूप में देखती है? तो धनवार जनजाति जो है अपनी उत्पत्ति जो है बाढ़ से मानती है, ठीक है। याद रहेगा ना? आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ अनुसूचित जनजातियों का विशेष, मतलब पीवीटीजी कहने का मतलब है विशेष पिछड़ी जनजातियों से संबंधित है, ठीक है। तो कुछ अनुसूचित जनजातियों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है कह के। इसके अलग अलग आधार हम आप लोगों ने जनजाति वाले पोर्शन में जरूर पढ़ा होगा। तो उसी आधार पे, किस आधार पे किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाता है, उसके क्या क्या पैमाने हैं और क्या क्या आधार है, उसी से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए, और इसको आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए। कौन सा है देखिए। सबसे पहले लिखा है कि जाति, क्या जाति आधार है क्या? तो जाति का आधार हमने इस प्रकार से नहीं पढ़ा है। पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। अगला क्या है? घटती जनसंख्या, ये स्टैटिक जनसंख्या, ठीक है। अगला क्या है? साक्षरता का निम्न स्तर। और अगला क्या है? लिंग अनुपात।
तो हमने घटती जनसंख्या पढ़ा है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, या तो उनकी जनसंख्या घटती हो या निरंतर घट रही हो या रुक गई हो, ना बढ़ रही हो ना घट रही हो, ठीक है। तो ये स्थिति है, ये आधार हमने पढ़ा है। तो आपका सही जो है, आपका दूसरा नंबर का पॉइंट तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है कि साक्षरता का दर जो है निम्न होना चाहिए। तो ये वाला आधार भी मैंने आपको पढ़ा है, या आप सबने, आपके नज़रों से ये गुजरा होगा कि जो आप आधार वर्गीकृत करते हैं जनजातियों का, विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए जो आधार पैमाना हम मापते हैं, उसमें इन दोनों पॉइंट्स को मैंने तो पढ़ा है, ठीक है। तो ये तो लग रहा है मेरे को। अगला जो है लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात से संबंधित उसमें किसी प्रकार का आधार नहीं बताया गया, मतलब जाति और लिंग के आधार पर उनका वर्गीकरण नहीं किया जाता है, आधार उसको नहीं माना जाता है। उस आधार पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। कहाँ पे है? ना ए में है, ना ही बी में है, ना ही सी में है, आपके डी में 2 और 3 दिया हुआ है। सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी जो है सही उत्तर होगा, ठीक है। याद रहेगा ना? आगे बढ़े, चलिए। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें। क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। ये 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है, ठीक है। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। अब अभिकथन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। ये आपका अभिकथन है, इस अभिकथन को पढ़िए, वो क्या बोलने का प्रयास करना है। घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है। घोटुल के उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है। क्या पढ़ा तो लग रहा है ना। अगला देखते हैं, कारण क्या बोल रहा है। लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहर देव है बोल रहा है। लिंगोपेन कौन है? बस्तर भूमि का खेतिहर देव है, ठीक है। अब उस अकॉर्डिंग हम जब लगाने का प्रयास करते हैं उत्तर, तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर टफ दिखे उससे डरना नहीं है। उस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, एलिमिनेशन। अगर तो थोड़ा सा भी टफ हो गया, जैसे मैं फंस सकता हूँ, ऐसा थोड़ा सा भी ध्यान में आया, तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको तुरंत जो है आपका एलिमिनेशन मेथड आ जाना चाहिए। देखिए जिसमें दोनों सही दिखेगा ना, उसको पहले देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पहला बोल रहा है कि ए और आर। एक बार इस क्वेश्चन को आप लगाइए, ठीक है। जब उत्तर आ जाएगा कमेंट सेक्शन में बताइए उत्तर, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभिकथन क्या बोल रहा है कि घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, कह के सही तो बिल्कुल लग रहा है। दूसरा बोल रहा है कि लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहर देव है। लिंगोपेन कौन है? बस्तर के खेतिहर भूमि के, मतलब बस्तर भूमि का खेतिहर देव है, कह के उसको जानते हैं। तो देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है, ए गलत है और आर सही है। तीसरे नंबर का ऑप्शन सी बोल रहा है कि ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है कह के बोल रहा है। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ए और आर दोनों गलत है कह के। तो दोनों गलत तो किसी हालत में नहीं होगा, ठीक है। दोनों गलत किसी हालत में नहीं होगा, ठीक है। अब आप जो फंस रहे हैं, इन तीनों में फंस रहे हैं, ठीक। तो 1 सेकंड के लिए मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूँ। उस आधार पे आप इनमें से तीनों में से किसी भी एक आंसर को लगाने का प्रयास करें, आपका कोई भी उत्तर हो सकता है, ठीक है। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए पानी ले लेता हूँ, आप तब तक इसको आंसर को लगाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए आ गया उत्तर सब लोग का। चलिए देखिए, हमने कहा कि कथन ए में क्या लिखा है, घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है। दूसरा बोल रहा है कारण में लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतिहर देव है। तो हमने तो सबसे लास्ट में ये वाला ऑप्शन को काट दिया हुआ है। उसके बाद ठीक ऊपर वाले में क्या बोल रहा है कि ए सही है और आर गलत है, कह के ए सही है और आर गलत है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए गलत है और आर सही है। तो ए को तो हमने पहले ही सही बोल चुका है कि ये अभिकथन हमारा सही है, तो आपका दूसरा ऑप्शन भी कट जाता है। ए गलत बोल रहा है,
और पहले में क्या बोल रहा है, ए और आर दोनों सही है कह के, तो हमको डाउट हो रहा है कि ये गलत है कि सही है कह के, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी जो सही उत्तर होगा। इसमें ए सही है और आर गलत है। लिंगोपेन बस्तर भूमि का खेतीहर देवता नहीं होता है। लिंगोपेन जो होता है मुख्य रूप से घोटुल के देवता के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा इसका सही उत्तर क्या है, आपका ऑप्शन सी, जिसमें घोटुल की उत्पत्ति के जनक जो है लिंगोपेन को माना जाता है और लिंगोपेन बस्तर भूमि के खेतीहर देव नहीं होते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखिए। मुड़िया जनजातीय मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। तो मृत्यु के अवसर पर गाया जाने वाला गीत पूछा गया है, कौन सा गीत होता है आपका, देखिए। मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों के द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, गीत पूछा गया है क्या कहलाता है। तो वो लिंगो पाटा नहीं होता है, ना ही मरम पाटा होता है, ना ही हुल्की पाटा होता है, कौन सा होता है आपका घोटुल पाटा होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको मृत्यु के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, आपका घोटुल पाटा, याद रहेगा ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर संविधान की 5वीं अनुसूची प्रवृत्त की गई है। कौन से स्थान है जहां पे संविधान की 5वीं अनुसूची लागू की गई है। तो क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन जो है बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने का प्रयास करें और लगाने का भी प्रयास करें कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, देखिए किसके संदर्भ में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है संविधान के 5वीं अनुसूची में प्रवृत्ति है, मतलब अनुसूची प्रवृत्त है। छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर संविधान की 5वीं अनुसूची एक तरह से लागू होते हुए उनको देखने को मिलती है। तो देखिए, तो धर्मजयगढ़ ये बिल्कुल है, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा कि धर्मजयगढ़ में 5वीं अनुसूची लागू होती है। अगला लिखा है डोंडी लोहारा हो सकता है, अगला लिखा है मोहला मानपुर विकासखंड और अगला लिखा है कांकेर जिला। तो कांकेर जिला में भी है। ठीक है, 1 और 4 स्पष्ट रूप से है, 1 और 4 इसमें है, 3 में नहीं है, इसमें 4 है, 1 और 4 इसमें भी है, 1 और 4 इसमें भी है, तो बी ऑप्शन तुरंत कट गया। उसके बाद हम जब देखते हैं कि क्या डोंडी लोहारा को, किसको, डोंडी लोहारा को, तो आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए कि डोंडी लोहारा मुख्य रूप से किस प्रकार की, वो आपकी जनजाति सेक्टर से है कि एससी सेक्टर से है कि एससी सेक्टर से है। ठीक है, तो 1 और 3 स्पष्ट रूप से 1 और 4, तो इसमें 3 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए एक तरह से, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच जाता है, 1, 3 और 4, 1, 3 और ये 4, और 1, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी 1, 3 और 4 जो है संविधान के 5वीं अनुसूची में प्रवृत्त है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए। हल्बा जनजाति के ककाई पानी किससे संबंधित है, क्या पूछा है। ये थोड़ा सा नीचे हो गया ऑप्शन, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हल्बा जनजाति से क्वेश्चन बना हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है देखिए, पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। हल्बा जनजाति में ककाई पानी, यहाँ पे ककाई पानी का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, ककाई पानी का मतलब क्या है, ककाई पानी का मतलब काके पानी से ही है, सीधा सीधा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या लिखा है ऑप्शन में। पहला लिखा है प्रसूति को प्रसूति के बाद दिया जाने वाला औषधि पानी। जिन लोग ककाई पानी का मतलब समझ गए उन लोग तुरंत इसका आंसर लगा लेंगे। दूसरा क्या है, किशोरी बालिका को रजस्वला होने पर दिया जाता है। अगला क्या है, कुपोषित बालिकाओं को दिया जाता है। और एक और ऑप्शन है हमारे पास, वो कौन सा है, वो आपका नीचे दिया हुआ है, क्या है, अस्वस्थ वयस्क महिला को दिया जाने वाला पानी होता है कह के। तो ककाई पानी का है या काके पानी का है, दोनों का एक ही मतलब होता है। क्या होता है, ककाई पानी का है या काके पानी का है, कई जगह उसको ककाई पानी कहा जाता है। तो हल्बा जनजाति के संदर्भ में उसको हम ककाई पानी के रूप में जानते हैं। ककाई पानी मतलब सीधा सीधा काके पानी से है। तो ये क्या होता है, आपको ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रसूति के बाद दिया जाने वाला जो पानी होता है औषधि युक्त पानी, उसी को हम लोग ककाई पानी कहते हैं। आजकल छठी जब होता है उस समय भी ककाई पानी का बड़ा प्रचलन होता है। जब हम जो पहले की जो महिलाएं हम लोग के एज ग्रुप के पहले की, उन लोग अक्सर देखने के छठी में जाते हैं तो क्या बोलते हैं, काके पानी, हम लोग देवाना जी कह के काके पानी होता है, तिल लड्डू दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में
रखना है। आजकल तो छठी का परंपरा भी खत्म हो रही है ना। जो बच्चा हो रहा है तो जनरली हम देखते हैं कि साल भर 2 साल में आजकल छट्टियाँ हो रही है, कोई 6 दिन बाद छठी नहीं कर रहा है। छठी का जो हम लोग पारंपरिक रूप से देखते आ रहे थे, वो छठी जो है बच्चे के जन्म के 6 दिन के अंतर में होता था, ठीक है। लेकिन अब वो अंतर 6 साल का अंतर हो गया है, 6 दिन का नहीं रह गया है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। गोंडी बोली में तलूर मुत्ते किस देवी के लिए प्रयुक्त होता है? गोंडी बोली में तलूर मुत्ते किस देवी के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए क्या क्या है। एक है बूढ़ी माई, दूसरा क्या है ग्राम देवी, तीसरा है कसलाई माई और चौथा है कि वन देवी, ठीक है। तो गोंडी बोली में जो तलूर मुत्ते है वो किस देवी के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपके वो ग्राम देवी के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके लिए? आपके ग्राम देवी के रूप में प्रयुक्त होता है। याद रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये देखिए, चलिए लगाने का प्रयास करें। क्या है क्वेश्चन? देखिए बस्तर की आदिवासी मान्यता के अनुसार घोटुल की उत्पत्ति के जनक कौन है? ठीक है, इसके ठीक 1-2 क्वेश्चन पहले हमने इसको देखा था। क्या घोटुल की उत्पत्ति पूछा, घोटुल की उत्पत्ति के जनक कौन है? ठीक है, तो सड़ादेव है क्या? नाम से सुनकर अजीब सा लग रहा है, ठीक है, तो सड़ादेव नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है? माटी देव है क्या? माटी देव भी नहीं है। ठाकुर देव है क्या? ठाकुर देव भी नहीं है। तो कौन है? आपके लिंगोपेन जो होते हैं बस्तर में, जो है एक तरफ देखा जाए तो घोटुल के प्रमुख या जनक के रूप में उनको देखा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी, लिंगोपेन जो होते हैं घोटुल के प्रमुख देवता, ये घोटुल के जनक की उत्पत्ति के रूप में इनको देखा जाता है। ठाकुर देव को किस रूप में जानते हैं? तो ठाकुर देव को जानते होंगे क्या है, जो गांव की रक्षा के लिए हम लोग ठाकुर देव की पूजा करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्या लिखा है कि घोटुल युवा गृह का उद्देश्य नहीं है। जो घोटुल आपका युवा गृह होता है उसका क्या उद्देश्य नहीं है, वो आपको पहचानना है, ठीक है। तो पहचानने का आप थोड़ा सा प्रयास करो। देखो क्या लिखा है, घोटुल में सेवा भाव जागृत किया जाता है, तो सेवा भाव जागृत किया जाता है, ये तो एकदम सही है, ठीक है। तो घोटुल का उद्देश्य नहीं है, उसको पहचानना है हमको, ठीक है। घोटुल का उद्देश्य है वो नहीं, घोटुल का उद्देश्य नहीं है, वो आपको सही उत्तर लगाना है। तो सेवा भाव जागृत करना बिल्कुल है, रोजगार उपलब्ध कराना है कि नहीं पता, सामाजिक शिक्षा देना है तो बिल्कुल इसमें शिक्षा तो दिया जाता है, ठीक है। जीवन साथी के चुनाव में सहायक होता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ घोटुल में जो युवक और युवती जाते हैं वो अपने जीवन साथी का भी यहीं पे चुनाव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, सी और डी तो बिल्कुल इसके उद्देश्य के रूप में शामिल है। या ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा कि घोटुल में रोजगार से संबंधित किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है। यह मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित होता है, जो जहाँ पे आपका सेवा भाव जागृत किया जाता है, उनको सामाजिक शिक्षा दी जाती है और जीवन साथी के चुनाव करने में भी ये सहायक होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसका उद्देश्य नहीं ये पूछा गया कि इसका घोटुल युवा गृह का उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे घोटुल युवा गृह का उद्देश्य रोजगार देना नहीं होता है। सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी, रोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, 28 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजातियों में से किस छत्तीसगढ़ के विशेष निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में पहचाना गया है? तो आप सब ने विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या पढ़ा होगा, कई जगह 5, कई जगह 7, ठीक है। तब उसके आधार पर आप बताने का प्रयास करें कि छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में किसे समूहकृत किया गया है या किसे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या, एक बैगा दिया हुआ है, दूसरा कमर दिया गया है, तीसरा हलवा दिया गया है और चौथा गोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे PVTG की बात हो रही है, विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात हो रही है। तो ना ही विशेष पिछड़ी जनजाति कमर है, ना ही गोड़ है, ना ही हलवा है या फिर हलवा का है। तो कौन सी है? आपका बैगा जनजाति को जो है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति को याद करने के लिए आप कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं? या जनरली जो लोग लगातार एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल याद रहता है, लेकिन जो नए नए होते हैं उनको परेशानी होती है। तो विशेष पिछड़ी जनजाति को याद करने के लिए केवल और केवल आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है A, D2 और K2, ये याद रहेगा। A का मतलब क्या है? आपका अबुझमाड़िया, ठीक है, अबुझमाड़िया। B का मतलब B से 2 है, एक B1 है और एक B2 है।
उसी प्रकार K से 2 है, एक K1 है और एक K2 है। तो B1 का मतलब क्या होता है? आपके B1 का मतलब बैगा, B2 का मतलब बिरहोर। उसी प्रकार K1 का क्या मतलब है? K1 का मतलब है आपका कमार और K2 का अर्थ होता है कोरवा, और A का मतलब आपका यहाँ से अबुझमाड़िया। तो विशेष पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की जो विशेष पिछड़ी जनजाति 5 है, और फिर 2 और जो राज्य ने घोषित किए हैं वो, ठीक है। तो केंद्र के द्वारा घोषित जो है A B2K2 छत्तीसगढ़ की विशेष 5 जो पिछड़ी जनजातियां हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, याद रहेगा ना। A मतलब अबुझमाड़िया, B से 2 B है, B1 B2 बैगा बिरहोर, K2 से 2 K है, K1 K2 कोरवा, और आपका पहाड़ी कोरवा K2 से, ठीक है। अरे एक दूसरा कोर कमार, ठीक है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला बढ़े आगे, चलिए। कमार जनजाति में सुख क्या है? तो देखिए क्या है सुख। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और संभवतः बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी कर रहा है, ठीक है। तो कंवर जनजाति में किसका पूछा हुआ है? सुख का क्या अर्थ होता है कि कंवर जनजाति में सुख क्या है? सुख नहीं, केवल सुख का है सुख। तो देखिए पहला बोल रहा है कि दहेज है क्या, ऑप्शन बी बोल रहा है कि दूल्हे की कीमत है क्या, ऑप्शन सी बोल रहा है ए और बी दोनों है कह के, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं है कह के, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंवर जनजाति में सुख को क्या कहते हैं? आपका दहेज कहा जाता है, याद रहेगा। अगला देखिए, अगला देखिए रहा, कंवर लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते हैं? ठीक है, तो कंवर लोग कौन से देवता की पूजा करते हैं बताइए जी। सगरा खंड की, सगरा खंड के अलावा भी आजकल पूछा जा रहा है। देखिए तो कंवर जनजाति के लोग या कंवर लोग, कंवर के बारे में बात हो रहा है ना, कंवर लोग किस देवता की पूजा करते हैं? तो देखिए एक है दुल्हा देव, दूसरा है ब्रह्मदेव, तीसरा है शिकार देव, और चौथा इनमें से सभी बोल रहा है। तो कंवर लोग कौन से देव की पूजा करते हैं? दुल्हा देव की पूजा करते हैं, ब्रह्मदेव की भी पूजा करते हैं, शिकार देव की भी पूजा करते हैं, ठीक है। इन लोग एक तरह से सभी देवों के देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन संभवतः आया था, उसमें आप इसमें से दुल्हा देव, ब्रह्मदेव और शिकार देव तीनों को अंतर लिया है उपरोक्त में से सभी कह के। मुख्य रूप से सगरा खंड इनके मुख्य देव के रूप में होते हैं, ठीक है। अगला चलिए, छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों का सैला नृत्य कब से आरंभ होता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि सैला नृत्य जो है मुख्य रूप से कब से आरंभ होता है। तो सैला नृत्य आपको बताना है कब से आरंभ होता है। दीपावली से, दशहरा से, कि शरद पूर्णिमा से, कि माघ पूर्णिमा से, ठीक है। अब आपने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बताएं आंसर कि छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य, सैला नृत्य कब आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसमें तुरंत काटते जाइए, दीपावली नहीं होगा, न ही दशहरा नहीं होगा, तो क्या होगा? माघ पूर्णिमा है कि शरद पूर्णिमा है? तो आपका सैला नृत्य किया जाता है कब किया जाता है? आपके माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। कमेंट में आप तुरंत इसको बताने का प्रयास करें कि आपका सैला नृत्य कब किया जाता है, ठीक है। तब तक मैं आपको ऑप्शन से आंसर करेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए आगे आंसर देखिए क्या क्या है। पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में सैला नृत्य को आरंभ छत्तीसगढ़ में कब से किया जाता है। तो हमने तो सबसे पहले ये दोनों चीजों को काट दिया है। बचा क्या क्या है आपके पास? दो ऑप्शन बचे हुए हैं, एक शरद पूर्णिमा, एक दूसरा क्या है? माघ पूर्णिमा। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? इसका सही उत्तर है शरद पूर्णिमा। जिनका जिनका भी सही उत्तर आया होगा उन सबको बधाइयाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला देखिए, जनजातियों में पारद का संबंध किस क्रियाकलाप से संबंधित है कह के बोल रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि जो जनजातियां होती हैं उन जनजातियों में पारद का क्या अर्थ है, ठीक है।
तो पारद का अर्थ क्या होता है? पारद का आपका अर्थ होता है शिकार से संबंधित होता है पारद, न कि जन्म से, न मृत्यु से, न विवाह से। ठीक है, किससे संबंधित होता है? पारद से संबंधित। क्या होता है? शिकार मुख्य रूप से आपके पारद से संबंधित होता है। ठीक, चल ये देखिए, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों में प्रसव के लिए महिला हेतु अलग से झोपड़ी बनाई जाती है जिसे कुंबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंबा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजाति में प्रसव के लिए महिलाओं हेतु अलग से झोपड़ी बनाई जाती है जिसे कुंबा कहा जाता है। तो कौन सी जनजाति में जो है महिलाओं के प्रसव के लिए अलग से झोपड़ी बनाई जाती है, उन जनजाति को आपको पहचानना है। ठीक है, तो एक है पंडो, दूसरा है बैगा, तीसरा है कंवर और चौथा क्या है? पहाड़ी कोरवा। ठीक है, तो कंवर में इस प्रकार का कोई कुंबा नहीं होता है, ना ही बैगा में नहीं होता है। अब हम फंसते हैं पंडो और पहाड़ी कोरवा में। ठीक है, तो ना ही ये पंडो में होता है, ये किस में होता है? आपके पहाड़ी कोरवा में जो है महिलाओं के लिए, जो है गर्भवती महिलाएं होती है, उनके प्रसव के लिए कुंबा नामक एक झोपड़ी बनाया जाता है। याद रहेगा आपको? चलिए आगे बढ़े। चलिए ये देखिए, पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है? पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ में किस जनजाति से संबंधित है? इसको हम विवाह वाले चैप्टर में भी कवर करने का प्रयास किए हैं, तो उसमें जिन लोग देखे होंगे उन लोग इसको तुरंत पकड़ लेंगे। छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह जो है कहाँ मुख्य रूप से किसमें है? परजा में है कि बैगा में है कि गोड़ में है कि कोरकू में है? तो ये पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से गोड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऐसा देखा जाए तो ये सामान्य जो विवाह होता है वो पठौनी विवाह ही होता है। ठीक है, लेकिन मुख्यतः जो है आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में गोड़ जनजातियों के द्वारा पठौनी विवाह देखने को मिलता है। तो सही उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी, गोड़ों के जनजातियों में पठौनी विवाह हमको देखने को मिलता है। याद रहेगा ना? आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, कक्सार नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में कक्सार नृत्य जो है कि कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? छत्तीसगढ़ में कक्सार नृत्य जो है मुख्य रूप से आपके मुड़िया माड़िया अबुझ माड़िया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको सही लगाना है। क्या लगाना है? हमको जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। तो छत्तीसगढ़ में मुड़िया होना चाहिए, मुड़िया, अबुझ माड़िया या दन्नामी माड़िया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ओराव नहीं होगा, कोरवा नहीं होगा, न ही पंडो होगा। क्या आंसर होगा इसका? आपका मुड़िया जनजाति के द्वारा या अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ में कक्सार नृत्य किया जाता है। इसी कोई जगह कक्सार नृत्य भी लिखा रहता है, वो आपके मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद रहेगा ना? सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अबुझ माड़िया के द्वारा आपका कक्सार नृत्य किया जाता है। याद रहेगा ना जी? ठीक है, ये है थोड़ा सा आप लोगों के लिए फंसने वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, 36 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कड़क डंडी छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का गाथा महाकाव्य है? कौन सा है? कड़क डंडी छत्तीसगढ़ का कौन सी जनजाति का गाथा महाकाव्य है? जल्दी से इसका आंसर लगाने का प्रयास करें। कौन सा नंबर? 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसका क्या उत्तर हो सकता है? ठीक है, कड़क डंडी लगाइए क्या है आंसर? ठीक है, आया किसी का आंसर? चलिए कमेंट करके आपको बताना है कि क्या क्या उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक दिया हुआ है कोरवा। ठीक है, किसके संदर्भ में पूछा है कि कड़क डंडी का जो नृत्य होता है एक तरह से कौन सी जनजाति का गाथा पूछा गया है कि कौन सा जनजाति में ये गाथा महाकाव्य है कह के। ठीक है, तो इसको आपको पकड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है कि ये तो पंडों में भी नहीं होता है, नहीं गोड़ में होता है। ये आपका इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उराव जनजाति हमको ये गाथा महाकाव्य के रूप में कड़क डंडी देखने को दिखता है, मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इस राज्य की किस जनजाति में चौखुटिया नामक एक उपजाति पाई जाती है? तो चौखुटिया नामक उपजाति किससे पाई जाती है? आपके भैना में, सौता में कि बिंझवार में कि भुजिया में? तो आप देखिए आपका इसमें सही उत्तर क्या हो सकता है?
तो पहला देखिए कि भूजे जनजाति दिया हुआ है, दूसरा भैना दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया है बिंझवार, और चौथा सौता दिया हुआ है। और हमको पूछा गया है क्या, चौखुटिया नामक एक उपजाति किसमें पाई जाती है, तो चौखुटिया नामक उपजाति आपको भुंजिया जनजाति में देखने को मिलता है। याद रहेगा ना, कौन सा जनजाति में देखने को मिलता है, भुंजिया जनजाति में। ठीक, इसके बाद अगला देखिए, बस्तर में युद्ध देवी के रूप में किसकी उपासना की जाती है। बस्तर में युद्ध देवी के रूप में किसकी उपासना की जाती है, तो आप लोग लगाने का प्रयास करें। क्या है इसका उत्तर, इस प्रकार से दिख नहीं रहा होगा तो मैं इधर आ जाता हूँ। बस्तर में युद्ध की देवी के रूप में किसकी उपासना की जाती है, तो एक है दंतेश्वरी देवी, दूसरा है मालवी माता, तीसरा क्या है काचिन देवी, और चौथा क्या है गुडुम तुला। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि बस्तर में युद्ध देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती है, तो बस्तर में युद्ध देवी के रूप में आपकी गुडुम तुला जो नामक देवी होती है उसकी पूजा की जाती है। इसको कई जगह काचिन देवी लिखा होता है, वो सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है आपका गुडुम तुला जो देवी होती है उसको बस्तर क्षेत्र में युद्ध की देवी के रूप में पूजा किया जाता है। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े, अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की बिरहोर जनजाति मानव शास्त्रियों के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रजाति समूह की है। कौन सी जनजाति पूछा गया, छत्तीसगढ़ में बिरहोर जनजाति को पूछा गया है कि मानव प्रजाति के आधार पर उनका वर्गीकरण किस वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। ठीक है, किसके संदर्भ में पूछा गया है, तो आपके बिरहोर जनजाति के संदर्भ में पूछा गया है कि बिरहोर जनजाति जो समाज शास्त्रियों ने जो अलग अलग वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण के आधार पर किस प्रकार की जाति समूह से वो संबंधित है। तो देखिए कौन कौन सा है, पहला दिया है निग्रो लाइन, दूसरा क्या है काकेसाइड, तीसरा क्या है मंगोलाइड, और चौथा क्या है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में जितनी भी लगभग जनजातियां हैं वो किस प्रकार की जनजाति हैं, आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की जनजाति समूह में वर्गीकृत किया गया है। कौन सा, आपका बिरहोर जनजाति समूह। याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़े, इस राज्य की लोक संस्कृति में चूरापाटा किस वृक्ष में बांधा जाता है। कौन सा पूछा है कि इस राज्य की लोक संस्कृति में चूरापाटा नामक कुछ पदार्थ होता है वो किस वृक्ष में बांधा जाता है। ठीक है, ये एक संस्कृति है, चूरापाटा बांधने की संस्कृति है, तो वो संस्कृति किस वृक्ष से संबंधित है, यह चूरापाटा कौन से वृक्ष में बांधा जाता है। तो देखिए, एक है अमरूद का पेड़, ऑप्शन बी है आम का पेड़, और ऑप्शन सी है बेर का पेड़, और ऑप्शन डी है बेल का पेड़। तो चूरापाटा जो है छत्तीसगढ़ में आपके बेर के पेड़ से बांधे जाने वाला एक संस्कृति है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति है। ठीक है, किस याद रहेगा, चूरापाटा किस वृक्ष में बांधा जाता है, तो चूरापाटा आपके बेर का जो बोयर का जो पेड़ होता है बोयर का, उस बोयर के पेड़ में बांधा जाने वाला एक संस्कृति होता है। याद रहेगा। चलिए आगे देखें, अगला नंबर का देखिए, जाति समूह कुरुक उपनाम का अर्थ क्या होता है। जाति समूह जो नाम है एक कुरुक, ये बोली के रूप में भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा गया क्वेश्चन में। क्या है, अर्थ क्या होता है, लगाने का प्रयास कीजिए। इसका पूछा कि जाति समूह कुरुक उपनाम का क्या अर्थ है। ठीक है, तो देखिए क्या कर दिया, एक दिया फलों का पौधा या फलों का नाम, दूसरा दिया गया सजावटी पौधा, तीसरा दिया गया औषधि पौधा, और चौथा दिया गया है मसाले का पौधा। तो अगर कुछ भी क्रिएट ना हो दिमाग में, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बने तो आप लोग कोशिश किया करो, जो क्वेश्चन आपको डर लगता है कि ऑप्शन लगाने में, उसमें कोशिश किया करो कि आप आंसर डी को ना ले अपना, आप अपना आंसर बनाने का प्रयास करें, या तो बी को या तो सी को। मान लीजिए इसी प्रकार से जो उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली जनजातियों में आजकल पूछा जा रहा है, तो अगर आप उसमें फंस भी गए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमेशा पेपर में कुछ नए क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है जो किताबों में नहीं दिए रहते हैं, तो वो सब के लिए एक ही बराबर होता है। जो टॉपर होता है उसके लिए भी वो क्वेश्चन चैलेंज के रूप में होता है, और जो हम सामान्य स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन चैलेंज के रूप में होता है। तो उससे डरना नहीं होता है। अगर कुछ भी समझ नहीं आए, क्योंकि आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि एक से अधिक उत्तर लेने का ट्रेंड चल रहा है, तो उस आधार पे हमको उत्तर तो लगा के आना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम मान लीजिए क्वेश्चन छोड़कर आए और एक से अधिक उत्तर हो गया तो फिर तुक्का लगाने वालों का तो फायदा हो गया ना, है ना। तो आप लोग को ऐसे डरना नहीं है तुक्का लगाने के लिए, आपको लगाना है जरूर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा विवेक के आधार पे। ठीक है,
तो कोशिश करना है आप लोग कि आप लोग ऑप्शन डी को थोड़ा सा छोड़ने का प्रयास किया करो, बी या सी को लगाने का प्रयास किया करो। ठीक है, एकदम अंततः लास्ट में ही डी पे जाना चाहिए, या तो उपरोक्त में से सही वाला जब रहता है तब जाके डी में जाना चाहिए। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है ये क्या है आपका 41 नंबर का सही उत्तर क्या है? कुरुक उपनाम का क्या अर्थ है? तो कुरुक उपनाम का अर्थ होता है औषधीय पौधा से है। ठीक है, याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए। चल, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, इसमें एक हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, खैर वो दिख जाएगा। चलिए पढ़ने का प्रयास कीजिए और सही उत्तर लगाने का भी प्रयास करें। देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है, देखिए, कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरवा जनजाति की पंचायत मयारी कहलाती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सटीक सही है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा बोल रहा है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है। क्या बोल रहा है? कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है। मान लेते हैं पाई जाती है। ठीक है, या फिर स्टार लगा के रखते हैं कि मैंने ऐसा ध्यान में मेरे नहीं आ रहा है कह के। ठीक है, स्टार लगा के अपन रखे हैं। तीसरा क्या बोल रहा है? कुरुक उराव जनजाति की भाषा है। कुरुक उराव जनजाति की भाषा है, बिल्कुल स्पष्ट है। कुरुक धनका उराव जनजाति की उपजाति है। क्या है? धनका जो है उराव जनजाति की उपजाति है, मैंने इसको भी पढ़ा है। ठीक है, अब ये वाला जो ऑप्शन है उसको देखिए कि छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो उस आधार पे आप अपना उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए कि क्या उत्तर हो सकता है इसमें से ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करने का प्रयास करता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, अब इसका आप उत्तर लगाने का प्रयास करें कि इसका सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए लगाइए लगाइए, मैं थोड़ा इस साइड हो जाता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दिया, थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रखा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, उसी प्रकार से बनाना है जैसे बाकी थोड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, चलिए जिनका उत्तर आ गया होगा आप कमेंट सेक्शन बताइए अपना उत्तर और मैच कर लीजिए। ठीक है, हमने पढ़ा है स्पष्ट रूप से क्या कि हमने जो स्पष्ट रूप से पढ़ा है उससे पढ़ा है कि हमने कोरवा जनजाति की पंचायत को हम लोग मयारी कहते हैं, क्या स्पष्ट रूप से पढ़ा है। अब दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ में भोटिया जनजाति पाई जाती है, तो ये गलत ऑप्शन है, मतलब गलत स्टेटमेंट है। ये भोटिया जनजाति जो उत्तर भारत में पाई जाती है, ना कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में। ठीक है, तो ये गलत हो गया। कुरुक उराव जनजाति की भाषा है, ये तो बिल्कुल है, स्पष्ट है। धनका उराव जनजाति की एक उपजाति है, तो ये भी सही है। तो उस आधार पे आपका आ, स और द सही होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं आ, ब और स, ये गलत है। आ, स और द ये आपका सही उत्तर है। क्या है? आ, स और द, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आ, स और द सही है। ठीक है, बाकी सब आपके गलत ऑप्शन सेट किए गए हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा 42 नंबर क्वेश्चन का? आपका ऑप्शन नंबर बी, आ, स और द आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ये देखिए, अगले देखिए, बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुख रूप से निवास करती है? तो छत्तीसगढ़ में जो बैगा जनजाति हम देखते हैं जो मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है, तो आप थोड़ा सा ज्योग्राफी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ जो है बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से आपके मैकल श्रेणियों के आसपास देखने को मिलती है। ऐसा देखा जाए तो बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ संपूर्ण क्षेत्र में किसी न किसी रूप में फैली हुई है, लेकिन मुख्यतः या पारंपरिक रूप से देखे तो उनका जो क्षेत्र हमको देखने को मिलता है, आपके कहाँ देखने को मिलता है? आपके ये कवर्धा के आसपास जो मैकल श्रेणियां हैं उसके इर्द गिर्द देखने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे देखने को मिलता है। पहला ही ऑप्शन में दिया हुआ है बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव और मुंगेली। तो इससे एकदम सटीक उत्तर आपको और कुछ नहीं मिल सकता है, ये इस क्वेश्चन का एकदम सटीक उत्तर है। अब उसके बाद नीचे में क्या कर दिया गया है? सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इस क्षेत्र में बैगा जनजाति का कोई हम कुछ नहीं देखे नहीं है। अगला है दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, सुकमा, ये तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ का दक्षिण हिस्सा हो गया, यहाँ बैगा जनजाति देखने को नहीं मिलती है। अगला है नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी और कांकेर, ये भी नहीं होगा। इसका सटीक उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन ए, बिलासपुर, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली क्षेत्र में आपको बैगा जनजातियों का निवास क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसे को हम मुख्य रूप से ये आपका मैकल पर्वत श्रेणी के रूप में जानते हैं, जहाँ पे बैगा जनजातियां निवास करती है। ठीक है, तो 43 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े,
चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा लगाने का प्रयास करें। थोड़ा सा मानता हूं कि डेटा वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत परेशान करने वाला होता है, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे ना तो ये आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, हमेशा देखना ये नए बनने वाले क्वेश्चनों में थे, जो हमेशा नया क्वेश्चन बनकर आता है उन्हीं में से ये एक है। तो देखिए कौन सा है इसका आंसर, तो एक है 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरा 88,000 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरा 98,000 स्क्वायर किलोमीटर, और एक है 1,08,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए इसमें सही उत्तर क्या है आपका, इसमें सही उत्तर है आपका 88,000 स्क्वायर किलोमीटर। आपके छत्तीसगढ़ का जो है लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, तो आपको ये 88,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ये, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें और अपना आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में पिन करें। ठीक, ये थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं ताकि आपका ऑप्शन आ जाए इसमें। छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सही है, आपको पहचानने का प्रयास करना है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, संपूर्ण सरगुजा किसके संदर्भ में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही है। अनुसूचित जो क्षेत्र है उनके संदर्भ में पूछा गया है कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है कह के। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्या, एक मिनट ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ढक गया है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन से सही है। अनुसूचित क्षेत्र जो बताए गए हैं ना उनमें कौन कौन से है, तो सरगुजा संपूर्ण जिला, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सरगुजा का संपूर्ण जिला शामिल है अनुसूचित क्षेत्रों में। दूसरा क्या बोल रहा है कि कोरबा का संपूर्ण जिला, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला जो है संपूर्ण रूप से अनुसूचित जिला में शामिल होता है। अगला क्या दिया है, रायगढ़ का संपूर्ण जिला, तो हम जानते हैं कि रायगढ़ का संपूर्ण जिला जो है अनुसूचित क्षेत्र में शामिल नहीं होता है, बल्कि ये आंशिक अनुसूचित क्षेत्र के जिलों में शामिल होता है। ठीक है, अगला दिया है जसपुर जिला, तो जसपुर जिला हम जानते हैं संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्रों में ये शामिल होता है। उस आधार पे क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 हमारा सही उत्तर होगा। क्या होगा, 1, 2, 4 सही उत्तर होगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 आपका इसका सही उत्तर होगा। किसके संदर्भ में पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से सही है। तो छत्तीसगढ़ में हम जानते हैं कि आपका सरगुजा जिला, कोरबा जिला, जसपुर जिला जो है संपूर्ण रूप से शामिल है, जबकि जो रायगढ़ जिला है ये आपका संपूर्ण रूप से शामिल ना होकर आंशिक रूप से शामिल है। ठीक है, पकड़ पा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 4 जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, देख लीजिए ये क्वेश्चन था आपका, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, 1, 2 और 4 सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अब आपसे पूछा गया क्या कि जनजाति विकास प्रशासन में माडा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल क्या है। ठीक है, माडा क्षेत्र का थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक ऑप्शन नीचे हो गया है, ये देखिए ये एक ऑप्शन नीचे हो गया है, एक ऑप्शन नीचे हो गया है, ये वाला ऑप्शन है आपका। ठीक है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं, क्या है वो आ जाएगा। ठीक है, माडा क्षेत्र संबंधित देखिए, तो बलौदा बाजार, नचनिया, कवर्धा और गौरेला। ठीक है, तो हमने बलौदा बाजार तो माडा क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा है, नचनिया भी पढ़ा है, कवर्धा भी पढ़ा है, गौरेला को हम अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये गौरेला जो है माडा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 हमारा ऑप्शन सही, सी नंबर का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 जो है माडा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। बलौदा बाजार, नचनिया और कवर्धा जो है माडा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है, जबकि गौरेला पेंटा मारवाही वाला जो गौरेला है वो आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रहेगा, आगे बढ़े।
ऑप्शन डी की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एमसी राय के अनुसार बिरहोर जनजाति के कितने गोत्रों की चर्चा की गई है? किसके अनुसार? एमसी रॉय, ठीक है। आप सभी जानते होंगे कि एमसी रॉय कौन थे? जनजाति समाज शास्त्री के रूप में इनको जाना जाता है। इनकी बहुत सी रचनाएं भी प्रकाशित हुई है, उन रचनाओं से भी बार बार क्वेश्चन बनते रहता है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। एमसी रॉय के अनुसार बिरहोर जनजाति में कितने गोत्रों की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी नया जो क्वेश्चन बनने का ट्रेंड होता है उसी से बना हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, पहला है 30, दूसरा है 37, तीसरा है 42 और चौथा है 45। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन बी है, 37 गोत्रों की चर्चा की गई। किसके संदर्भ में? बिरहोर जनजाति के आपके 37 गोत्रों की चर्चा की गई है, ठीक है। पकड़ लेंगे, सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी है, 37 गोत्रों की चर्चा की गई है एमसी रॉय के अनुसार, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय आदिवासी एवं उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी हुई है कह के। ये एक्चुअल में क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में नहीं है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ जो जनजाति परिवेश वाला राज्य है, इस आधार पर क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में बनने को मिला था। एक्चुअल में ये भारत की संस्कृति से संबंधित वाला चैप्टर है, उससे आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, भारतीय आदिवासी एवं उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक के किसने लिखी है, ये उसके लेखक कौन है कह के। पुस्तक का नाम देखिए, आप लोग याद कर लीजिए, अगर पूछा जा रहा है एग्जाम में तो हम आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतीय आदिवासी, किसकी? भारतीय आदिवासी, उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, उसी लेखक का नाम ही यहाँ पे पूछा गया है। कौन कौन से देखिए, टीएल विद्यार्थी है, इंद्रदेव है, एमसी दुबे है, और आगे क्या है, सॉरी एससी दुबे दिया गया है, और ऑप्शन डी में दिया गया है टीबी नायक। इसी की जगह पीबी नायक भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीएल विद्यार्थी जो है भारतीय आदिवासी एवं उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक जो है उसके लेखक है, ठीक है। याद रहेगा, आपको याद रखना भी है, ये जरूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है, लेकिन जिसने इतना पढ़ा है वो इसको एकदम इजीली टैकल कर लेगा, इजीली उससे बन जाएगा, ठीक है। बस आपको इसमें क्या पकड़ना है, इसमें आपको पकड़ना है स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट किसने दिया है, ठीक है। चलिए, किसने कहा है कि एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है। एक गोत्र जो होता है वो कुल वंशों का योग होता है। कौन? एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है, और यह अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं, जो कि मानव के समान पशु, पेड़ पौधा या निर्जीव वस्तु तक भी हो सकता है। मतलब बेसिकली इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें गोत्र के बारे में चर्चा की गई है, और गोत्र के संदर्भ में ही स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन पे उतरेंगे। किसने कहा है कि एक गोत्र अधिकांश रूप में कुल वंशों का योग होता है, ठीक, और यह अपनी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वज से मानते हैं, जो पूर्वज कौन हो सकते हैं? मानव के समान पशु, पेड़ पौधे या निर्जीव वस्तु तक भी हो सकते हैं कह के। ये स्टेटमेंट किसी समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया है। अब उसको आपको पकड़ना है कि ये किसने दिया हुआ है कह के, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। एक पहला ऑप्शन है एमसी दुबे या एससी दुबे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एम एन श्रीनिवास, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी मजूमदार एम मदान, और ऑप्शन डी दिया गया है आर के जैन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर पकड़ना है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, मजूमदार एम मदान ने ये वाला स्टेटमेंट जनजातियों के संदर्भ में, गोत्र उनके जो होते हैं उसके संदर्भ में उन्होंने दिया था। तो 49 नंबर का क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मजूमदार एम मदान ने जो है ये अपना स्टेटमेंट गोत्र के संदर्भ में दिया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति जो मातृसत्तात्मक रूप से जानी जाती है? तो ये भी क्वेश्चन जो है ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कई बार बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन को लाने का मेरा उद्देश्य है कि मान लीजिए अचानक से, क्योंकि जनजाति हमारे सिलेबस में है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़े चाहे हम छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी पढ़े, ठीक है,
तो जनजाति विशेष रूप में शामिल हो जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़िए कि किस जनजाति में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, मतलब महिला प्रधान जनजाति के रूप में कौन सी जनजाति को माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया खासी, ऑप्शन बी में दिया गया गारो जनजाति, ऑप्शन सी में है जयंतिया जनजाति और ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो मातृसत्तात्मक व्यवस्था जो है कौन सी जनजाति में पाई जाती है, आपके खासी जनजाति में भी पाई जाती है, गारो जनजाति में भी पाई जाती है और आपके जयंतिया जनजाति में भी पाई जाती है। गारो, खासी, जयंतिया जो है सभी जनजातियों में आपकी कौन से क्या पाया जाता है, मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उपरोक्त सभी में जो है मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गारो, खासी और जयंतिया जो है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित जनजाति है और किस क्षेत्र से संबंधित जनजाति है, क्या आपको बताना है। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती है। तो ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद भी हम इसको देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि बार बार इनको पॉइंट्स बना के क्वेश्चन में उतारा जाता है। छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति की कितनी शाखाएं पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में आपकी गोंड जनजाति की 30 शाखाएं देखने को मिलती है। ठीक, अगला देखिए, उरांव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो ये अब आपके लिए अच्छा क्वेश्चन बन गया है कि क्या है, उरांव जनजाति की बोली मुख्य रूप से किस भाषा के अंतर्गत आती है। मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार की उपरोक्त में से कोई या फिर द्रविड़ भाषा परिवार। तो आपको ध्यान रखना है कि उरांव जनजाति की बोली किसके रूप में जानी जाती है। तो उरांव जनजाति जो मुख्य रूप से आपके द्रविड़ भाषा परिवार के रूप में जानी जाती है, याद रहेगा ना। चलिए ये लीजिए, ठीक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से गोत्र की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा जो है आपकी गोत्र की विशेषता नहीं बतलाता है। किसकी विशेषता, गोत्र की विशेषता। निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं है। आपको गोत्र की विशेषता नहीं, जो गोत्र की विशेषता नहीं है वो आपको पकड़ना है। तो गोत्रों में बहिर्विवाह होता है क्या, तो बहिर्विवाह होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, गोत्रों में अंतःविवाह होता है क्या, तो देखते हैं होता है कि नहीं। अब गोत्रों में सामान्य पूर्वज होते हैं क्या, तो पूर्वज तो बिल्कुल होते हैं। ठीक है, एक पक्षी प्रकृति के होते हैं, एक पक्षी प्रकृति के होते हैं। तो इसका सही उत्तर है आपका क्या, कि गोत्रों में या गोत्र की विशेषता पूछा है तो गोत्रों में जो समान गोत्रों में अंतःविवाही मतलब एक ही गोत्र में विवाह करने की जो परंपरा है वो देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी, गोत्र में अंतःविवाह देखने को नहीं मिलता है। तो ये अंतःविवाह इनकी विशेषताओं में नहीं आता है। ठीक है, याद रहेगा। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला गया है कि नीचे दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं है। तो गोत्र के का जो विशेषता पढ़ते हैं तो उसमें आपका अंतःविवाह अर्थात समान गोत्रों में विवाह नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को बोला है कि अंतःविवाह जो है इसकी विशेषताओं में नहीं है। सही उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी। तो यहाँ तक अब इसको स्टॉप करते हैं और आने वाले वीडियोस में इसी को और कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। जनजाति संबंधित और जो इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे उसको प्रैक्टिस करने का हम लोग प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है।